मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा, पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक। इस पाठ के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। इस पाठ को लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक बहुत ही जाने माने हस्ती और हमारे देश के विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही तरक्की उनके माध्यम से हुई है और हमारा भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए एक कदम आगे बढ़ा है। अब्दुल कलाम जी के विचार ने भारत के युवाओं को प्रेरणा दी है और जब भी हम उनके विचार पढ़ते हैं तो हमारे देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए, हमें मानव सेवा करनी चाहिए। इसकी प्रेरणा उनके चरित्र से मिलती है। उन्होंने पूरा जीवन देश के लिए जिया है, उनका त्याग रहा है। उन्होंने शादी नहीं की, अपना संसार नहीं बनाया और अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। ऐसे महामानव ने यह पाठ लिखा है, पृथ्वी से अग्नि तक। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम गांव में हुआ, जो तमिलनाडु राज्य में आता है, और उनकी मृत्यु हुई 27 जुलाई 2015। रचनाएं हैं उनकी अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। परिचय: डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, वह उनको मिला है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। तो ये जो पाठ है हम पढ़ने वाले, पृथ्वी से अग्नि तक, ये कोई स्वतंत्र पाठ नहीं है। तो उनका जो आत्मकथन है, उनका जो आत्मकथा ग्रंथ है, वहाँ से ये अंश लिया गया है। पृथ्वी और अग्नि क्या है, इसको हम पहले समझेंगे। पृथ्वी यानी हम जो समझते हैं ये अर्थ या पृथ्वी नहीं है। तो पृथ्वी और अग्नि ये दो नाम हैं। और किसके नाम है? मिसाइल के नाम है। और मिसाइल क्या है? मिसाइल जैसे हम सब लोग बॉम्ब को जानते हैं, तो ऐसे ही जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं बॉम्ब जैसे, तो ये जो मिसाइल रहते हैं ये रहते हैं रॉकेट जैसे। तो ये जो मिसाइल क्या करते हैं, विस्फोटक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। समझो हमें दुश्मन पे हमला करना है, तो ये मिसाइल है, ये मिसाइल कंप्यूटर से निर्देशित होते हैं और कंप्यूटर अगर उस लोकेशन की आज्ञा देता है इस मिसाइल को, तो वो मिसाइल साथ में विस्फोटक लेके वहां पे गिरता है और शत्रुओं का खात्मा करता है, या जिस स्थल पर वो गिरता है वहां पे बहुत ही बर्बादी होती है। तो इतना ये पावरफुल वेपन्स होता है, एक प्रकार का, उसे क्षेपणास्त्र कहते हैं, अस्त्र। तो हमारे जो रक्षा अनुसंधान है, एक संस्था है, सरकारी संस्था, और वह यह बनाने का काम करती है। तो ये पृथ्वी और अग्नि क्या है? तो मिसाइल है। और ये मिसाइल हमारे भारत के साइंटिस्ट लोगों ने बनाई है और ये पूरी स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है। तो इसी के बारे में जो अनुभव डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को आए हैं, उनकी चर्चा उन्होंने इस पाठ में की है। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। बालासोर में क्या होता है, तो कोई भी क्षेपणास्त्र अगर तैयार किया जाता है तो उसका प्रक्षेपण होता है, परीक्षण होता है। परीक्षण यानी टेस्ट। तो ये जो बालासोर स्थल है वहाँ पे परीक्षण किया जाता है। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। तो पृथ्वी, ये जो मिसाइल था, उसका प्रक्षेपण यानी टेस्टिंग करना था, तो वहाँ हरिकोटा में
ये स्थल का नाम आप याद रखो, हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र है यह। विशेष सुविधाएं स्थापित की, यानी पूरा इंतजाम किया है। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। तो क्षेपणास्त्र को आकाश में भेजने के लिए या टेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो लॉन्च पैड होता है जहाँ से लॉन्च होना, यानी उसको उड़ान भरना। जैसे हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हम पैड बनाते हैं, वैसे ही लॉन्च पैड होता है क्षेपणास्त्र के लिए भी। एक ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण जहाँ पे उस क्षेपणास्त्र को कंट्रोल किया जाता है, तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। ये पूरी तैयारी की हुई थी किसके लिए? तो पृथ्वी, ये जो मिसाइल था उसको लॉन्च करना था। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी नाम है मिसाइल का। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। तो ये जो पृथ्वी उपग्रह था उसको छोड़ा गया, और यहाँ पे लेखक कहते हैं यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी यानी युग प्रवर्तक, यानी ऐसी घटना इससे पहले देश में नहीं घटी थी। इतनी क्रांतिकारी घटना थी कि हमारे देश में हमारे ही स्वदेशी बनावट का पृथ्वी उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा गया। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। रशिया है या अमेरिका है, ऐसे बड़े बड़े देशों ने इससे पहले ऐसे मिसाइलों का परीक्षण किया है, और इसीलिए उन देशों को हम थोड़ा पावरफुल देश भी मानते हैं। मगर जब भारत ने परीक्षण किया इस मिसाइल का, पृथ्वी मिसाइल का, तो आत्मनिर्भर यानी अपने खुद के दम पर जीना। तो ऐसा आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत देश की छवि बनी दुनिया में पृथ्वी के उद्भव ने। यानी ये जो पृथ्वी मिसाइल था, जब भी उसका टेस्टिंग हुआ, परीक्षण हुआ, तो पूरे दुनिया में मैसेज गया कि भारत एक पावरफुल देश है। सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया यानी सभी देश डर गए कि अब भारत के पास भी ऐसा पावरफुल वेपन्स है, और अगर ऐसे वेपन्स, ऐसे शस्त्र भारत के पास रहते हैं तो जो हमारे पड़ोसी देश है तो भारत की तरफ आंख उठाकर देखते नहीं, थोड़े डर के रहते हैं। सामर्थ्यशाली नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। चुनिंदा राष्ट्र यानी कुछ अमेरिका, रूस जैसे जो राष्ट्र थे उनके पास ही ये प्रणाली हुआ करती थी मिसाइल की। मगर जब भारत ने परीक्षण किया तो इस सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समय, तो उस पंक्ति में भारत जाकर बैठ गया। अब भारत का नाम भी दुनिया में रोशन हो गया। क्यों? क्योंकि भारत ने अपने स्वदेशी बनावट का एक पृथ्वी क्षेपणास्त्र बना लिया। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? लेखक हमसे प्रश्न पूछते हैं कि ये पृथ्वी का हमने परीक्षण किया तो हमारा पूरी संसार में डंका बजा है, मगर क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। और अब ये अग्नि भी क्या है? अग्नि किसका नाम है? तो ये भी मिसाइल का ही नाम है, और अभी इस मिसाइल पे भी काम शुरू हो गया था। परियोजना यानी उस पे एक प्लानिंग के रूप में काम किया जा रहा था, विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। और अभी तक क्या करते थे हम? रॉकेट हो या कोई भी अंतरिक्ष यान हो, उसे बनाने में बाकी देशों की सहायता लेते थे। मगर जब भी पृथ्वी को बना या अग्नि को बनाया गया तो उसमें पूरी स्वदेशी संसाधनों का प्रयोग किया गया। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे, और ये जो अग्नि मिसाइल था वो बनाने के लिए कितने वैज्ञानिक काम कर रहे थे? 500 से अधिक, 500 साइंटिस्ट काम कर रहे थे। और इन
विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि 500 साइंटिस्ट यानी 500 से अधिक वैज्ञानिक काम कर रहे थे और उनके साथ अन्य संगठन भी नेटवर्क यानी जुड़ के काम कर रहे थे। तो हमें जो लगता है कि पृथ्वी का प्रक्षेपण हुआ या अग्नि का प्रक्षेपण हुआ, मगर उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत रहती है। ये देखो अभी इस चित्र में दिखाया गया है, ये ऐसे मिसाइल रहते हैं और कंप्यूटर से ये प्रक्षेपित किए जाते हैं और जहाँ भी उसको भेजना है तो वो वहाँ जाके गिरते हैं और वहाँ पे भारी नुकसान करते हैं। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अभी अग्नि का प्रक्षेपण करने की तैयारी चल रही है और ऐसी घटना भारत में इससे पहले नहीं हुई है, इसलिए उसे कहा गया है कि अभूतपूर्व अभ्यास। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। अभी क्या कहा है? अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत। अगर यान अंतरिक्ष में भेजना है तो उसके लिए खतरे ज़्यादा नहीं रहते। आपने सोचा होगा कि कुछ हमारे देश के साइंटिस्ट जब भी अंतरिक्ष में यान छोड़ते हैं रॉकेट के सहायता से, तो उतने खतरे नहीं रहते क्योंकि उसके साथ कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं होता। मगर जब मिसाइल हम अंतरिक्ष में भेजते हैं तो उसमें उसके साथ अगर थोड़ी सी चूक या गलती हो जाती है तो सुरक्षा संबंधी खतरे जुड़ जाते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब अग्नि के प्रक्षेपण की तैयारी शुरू थी और उड़ान होने वाला ही था, तो कंप्यूटर ने बताया कि कुछ गड़बड़ी है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा और फिर से कुछ प्रॉब्लम आ गया तो होल्ड यानी रुको के लिए कहा। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा और कुछ प्रॉब्लम्स आए, समस्याएं पैदा हुई और इस तकनीकी गलतियों के कारण या तकनीकी समस्या के कारण जो प्रक्षेपण होने वाला था अग्नि का, उसको रोक दिया गया। मैं अपने टीम के सदस्य से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे और इतना बड़ा प्रोजेक्ट फेल होने के कारण और अग्नि का प्रक्षेपण न होने के कारण कलाम जी कहते हैं कि मेरे टीम के सदस्य बहुत ही सदमे में थे, शोक की हालत में थे, बहुत ही दुखी थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा और अब उन्होंने उनका हौसला बढ़ाने के लिए कलाम जी ने उनके सामने कुछ प्रेरणात्मक शब्द रखे। तो वह कहते हैं कि SLV-3 के अपने अनुभव, यानी ये भी एक प्रोजेक्ट था SLV। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था। SLV क्या था? तो एक प्रक्षेपण यान था और कलाम जी कहते हैं कि ये समुद्र में गिर गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई और समुद्र में गिरने के बाद मैं फिर से उसी काम में जुट गया और बाद में वह सफल भी हुआ। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। कलाम जी कहते हैं मेरा तो प्रक्षेपण यान समुद्र में खो गया था, फिर भी मैं हारा नहीं और आपका मिसाइल तो आपके सामने है। आप क्यों इतना दुख कर रहे हैं? वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। तो अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हैं कलाम जी, और हमें भी अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाना चाहिए जब भी वह दुखी होते हैं या हिम्मत हार जाते हैं। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और जड़ता की हालत से यानी जब वह नाराज थे सब उनके साथी, तो कलाम जी के शब्द सुनकर उनमें भी प्रेरणा जाग गई, बाहर निकल गए, यानी उस सदमे से वह बाहर आ गए। लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई और
जो पूरे साइंटिस्ट थे जो नाराज थे, तो वो फिर से काम पे लग गए। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया और फिर से सब लोग काम में जुट गए और अग्नि के प्रक्षेपण के लिए तैयार हो गए। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। फिर से जब प्रक्षेपण होने वाला था या अग्नि उड़ने वाली थी, तभी फिर से होल्ड का संकेत मिला, यानी फिर से कुछ गड़बड़ी है ऐसा कंप्यूटर ने बताया। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा और फिर से प्रक्षेपण नहीं हुआ। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि ये जो रॉकेट विज्ञान है यानी प्रक्षेपण है, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियों के कारण उनका कभी कभी प्रक्षेपण रुक जाता है, स्थगित करना पड़ता है। और हमारे ही देश में नहीं होता ये, तो बाकी देशों में भी होता है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। ये जो DRDL और RCI क्या है, ये एक वैज्ञानिक संशोधन संस्था है जो हमारे रक्षा संबंधी क्षेत्र में संशोधन करते हैं। तो उनके जो साइंटिस्ट थे उनके सामने संबोधित किया, यानी उन्होंने अपने विचार रखे, भाषण दिया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। तो लेखक क्या कहते हैं अपने भाषण में कि बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। तो ये जो दो संस्थाएं है, प्रयोगशाला है, R&D, तो ये अच्छा मौका है, ऐसा लेखक कहते हैं कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। यह महान अवसर हमें दिया गया है। तो यह अवसर क्या है? महान अवसर है। क्यों? क्योंकि हमें देश के लिए कुछ करने को मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि जब भी हम बड़े काम अपने हाथ में लेते हैं तो हमारे सामने चुनौतियां आएगी, हमारे सामने समस्याएं आएगी, तो हमें डरना नहीं चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। लेखक कहते हैं कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सफल होके रहेंगे। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूं, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहां वापस मिलेंगे। और लेखक यानी हमारे राष्ट्रपति और साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जी के शब्द सुनकर सभी में हौसला आया और सब लोग क्या कहने लगे? मैं आपसे वादा करता हूं, महीने खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहां से वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, बिगाड़ था, वो तो पूरा निकाल दिया साइंटिस्ट लोगों ने। मगर अब जब परीक्षण की तैयारी पूरी हो चुकी थी तो मौसम खराब हुआ था। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। यानी बहुत ही ज्यादा खबरें आने लगी कि मौसम बहुत ही खराब होने वाला है। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। फिर से तारीख चेंज कर दी गई मौसम खराब होने के कारण। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। और यह जो परीक्षण होने वाला था अग्नि का, ये समुद्र के किनारे था। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। तो लेखक कहते हैं कि वह बहुत ही सुंदर रात थी, पूरी तैयारी हो चुकी थी। आसमान में
चंद्रमा चमक रहा था पूर्णिमा का और समुद्र की लहरें किनारों से टकरा रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि यह रात बहुत ही सुंदर थी। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? और इस प्रक्षेपण के लिए रक्षा मंत्री भी आए थे और उन्होंने कलाम जी से पूछा कि तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? रक्षा मंत्री ने भी क्या कहा, हम कल जरूर कामयाब होंगे, तुम बताओ कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। अब लेखक कहते हैं, कलाम जी कहते हैं कि मुझे जवाब ही नहीं सूझा जब रक्षा मंत्री जी ने मुझसे सवाल पूछा। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी? और कलाम अब सोच रहे थे कि इतने बड़े आदमी ने हमें पूछा है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो लेखक सोचने लगे कि अब क्या मेरे पास नहीं है, ऐसी कौन सी चीज मैं रक्षा मंत्री जी से मांगू। और तब मुझे जवाब मिल गया, और तब उनके मन में ही जवाब उनको मिला, क्या हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की जरूरत है। और उन्होंने क्या कहा रक्षा मंत्री जी से कि मुझे 1,00,000 पौधे चाहिए और यहाँ पे लगाने हैं। मैंने कहा अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। और अब क्या हुआ, यह परिपूर्ण प्रक्षेपण था, यानी कोई भी गलती नहीं, मिस्टेक नहीं, समस्या नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं। तो अग्नि ने पूरी परफेक्ट के साथ उड़ान भरी। सभी उड़ान मानक पूरे हुए, यानी कोई भी गड़बड़ी नहीं रही। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। ऐसा क्यों कहते हैं लेखक? क्योंकि इससे पहले 2 बार अग्नि का उड़ान फेल हुआ था और अब जाके उन्हें सक्सेस हासिल हुई। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे और इस अग्नि को तैयार करने में, इस मिसाइल को तैयार करने में 5 साल लगे थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। तो लेखक कहते हैं कि 5 हफ्तों से हम परीक्षण में फेल हो रहे थे, गड़बड़ियां हो रही थी और हम एक अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे। जैसे सीता माता अग्नि परीक्षा से गुजरी थी, वैसे ही अग्नि परीक्षा यानी संकट काल से गुजरे थे पूरे साइंटिस्ट। अंततः हमने यह करके दिखा दिया और लेखक कहते हैं कि अंततः हम सफल हो गए। देखो अब ये अग्नि मिसाइल पूरी क्षमता के साथ यहाँ पे दिखाया गया है, उड़ान भरता है। यहाँ पे लिखा है भारत। यह मेरे जीवन के महानतम क्षण में से एक था। लेखक कहते हैं कि यह जो क्षण था, अग्नि उड़ान सक्सेस हुआ, मेरे जीवन में एक महान क्षण था। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। और जब भी हम इस मिशन में कामयाब हो गए तो हमारी पूरी थकान निकल गई। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। और लेखक यहाँ पे कहते हैं, अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। तो हमें भी इस पाठ से क्या सीख लेनी चाहिए? मैंने क्या समझा कि अगर कोई काम हम हाथ में लेते हैं तो उसमें हम शुरुआत में फेल होंगे ही, तो उस फेलियर को हमें समझकर उसमें सुधार कर हमारे लक्ष्य की तरफ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, हमारा पाठ यहाँ पे खत्म होता है। मुझे आशा है कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। तो लाइक करो, कमेंट करो और मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।